हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मंत्रा। आज हम लोग एडवांस कंपनी लॉ की पहली क्लास लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस कंपनी लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज दूंगा। पहली क्लास है एडवांस कंपनी लॉ। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ का एडवांस वर्जन। नॉर्मली देखिए, जो कॉर्पोरेट लॉ होती है, जो कंपनी लॉ होती है, वो बेसिकली सीए, सीएस, सीएमए या जो भी प्रोफेशनल हैं, जैसे बीकॉम वगैरह में भी थोड़ा इंट्रो पार्ट होता है, लेकिन उसमें भी कंपनी लॉ की पूरी थ्योरी बताई जाती है। यहां पर हम लोग स्किल मंत्रा में लेकर के आए हैं प्रोफेशनल स्टडीज विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी यहां पर आपको कंपनी लॉ के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि बेसिकली कंपनी लॉ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। नॉर्मली जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरी की क्लासेस अटेंड करते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करना है। और वहां पर जब हम लोगों को कहीं जॉब पे जाते हैं या हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज अपनी स्टार्ट करते हो, तो वहां पर आकर के फंस जाते हैं कि यार थ्योरी पढ़ी है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहां पर एडवांस कंपनी लॉ में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ होती क्या है और उसका जो प्रैक्टिकल वर्जन है, प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो या आप जॉब में रहते हो, वो आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी ही करनी होती हैं। तो एडवांस कंपनी लॉ में मैं आपको ये सारी चीजें ब्रीफ करूंगा। देखिए, माई सेल्फ प्रतीक श्रीवास्तव, मैं पिछले 12 से 13 सालों से सीए, सीएस, सीएमए में पढ़ा रहा हूं। मैंने सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, ये सारी क्लासेस मैंने पढ़ाई है। जो मेरा बेसिक जो मेरा बेस है, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा कोर एरिया है, वो है लॉ। मैं केवल और केवल लॉ की ही क्लासेस लेता हूं। स्किल मंत्रा बाकी सारे प्लेटफॉर्म से अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो सीए, सीएस, सीएमए यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, ये थ्योरी बेस्ड पे पढ़ते हैं। यहां पर आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी लॉ को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवांस कंपनी लॉ में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर होगा आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब कंपनी होती क्या है ये तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो भी मैं आपको ब्रीफ करता हूं। बिजनेस करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस करने के लिए हमें कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म इलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हमें कहीं ना कहीं अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिजनेस को करने के, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसी में से एक प्लेटफॉर्म आता है कंपनी का, कि अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो वो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस कर सकता है। अब कंपनी के अगर प्लेटफॉर्म पे हम बिजनेस करते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपने में होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस उसमें ज्यादा हैं। लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म को इलेक्ट क्यों करते हैं? सबसे पहले, कंपनी होती क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, लॉ की नजर में कंपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि रिलायंस को 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। रिलायंस ने यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी। आज रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग है, तो यहां पर हर जगह पर रिलायंस वर्ड आ रहा है ना, कहीं पर भी मुकेश अंबानी तो वर्ड नहीं आ रहा कि मुकेश अंबानी को 5,000 करोड़ का फायदा हुआ। मुकेश अंबानी एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम को कंडक्ट करवा रहे हैं। क्यों? मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है। लॉ की नजर में कंपनी हमेशा एक अलग एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये सब अलग एंटिटी नहीं होती हैं। कंपनी की अपनी एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। लॉ कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल पर्सन का मतलब हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, नेचुरल पर्सन है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी को पर्सन तो माना गया, लेकिन कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। कंपनी अपने बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी को किसी के ऊपर सूट फाइल करना है, केस फाइल करना है तो कंपनी वो भी कर सकती है। हर एक चीज कंपनी अपने नाम से करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है कंपनी का वो ये कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, यानी कि उनके पास में जितने भी शेयर्स हैं, तो शेयर्स का अगर कुछ पैसा बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जैसे 10 रुपए का शेयर है, शेयर होल्डर ने 7 रुपए पे कर दिए, केवल 3 रुपए बचे हुए हैं, 3 रुपए उसको और देने हैं,
इसी बीच में कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, कंपनी को 500 करोड़ का लॉस हो गया। अब ये जो 500 करोड़ का लॉस है ये बेयर कौन करेगा? ये कंपनी बेयर करेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के अपने प्रॉफिट्स होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी होती है, लॉसेस भी अपने होते हैं। शेयर होल्डर से यानी कि मेंबर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी? मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी केवल 3 रुपए। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए हम दे चुके थे, 3 रुपए और बचा था, तो कंपनी हमसे कितने पैसे और मांग सकती है? केवल और केवल 3 रुपए, भले ही कंपनी को 500 करोड़ का लॉस हुआ। तो मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस किया, लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, तो ये जो 9 लाख रुपए हैं ये आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच करके तब आपको पूरा करना पड़ेगा। जबकि कंपनी के केस में क्या है? कंपनी के केस में मेंबर की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, और यही एक फीचर है जिसकी वजह से इंडिया में ज्यादातर लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म को इलेक्ट करते हैं। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। हम लोग, मैं एक बार फिर से आपको यह चीज बता रहा हूं कि हम लोग यहां पर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, कंपनी लॉ में क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो जॉब वर्कर्स होते हैं वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनके लिए जिन चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोग एडवांस कंपनी लॉ में कवर करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो ये कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी को एक कंपनी और खोलनी है, या आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई क्लाइंट आपके पास में आया, वो कहता है कि यार मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी कैसे जाती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है यह बताया गया है आपका सेक्शन 7 में, और इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं सेक्शन 7 के साथ में कुछ रूल्स हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। इसमें बताया गया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए यहां पर पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो देखते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ कंपनी। अब कंपनी तो बहुत सारे तरीके की होती है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, लिमिटेड भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के आगे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, कुछ कंपनीज के आगे लिखा रहता है लिमिटेड, कुछ कंपनीज के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है लेकिन नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है ओपीसी। इसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, तभी इसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, लेकिन इसमें एक ही मेंबर होता है तो इसको बोला जाता है ओपीसी। तो कंपनी कई सारे तरीके की होती है। तो अगर हमें बिजनेस करना है, जैसे क्लाइंट आपके पास में आता है और क्लाइंट आपसे बोलता है कि यार हमें बिजनेस करना है और मैंने बड़ा सुना है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म पे अच्छा बिजनेस होता है, उसमें लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्लाइंट का, जो हम सबसे पहले पूछेंगे क्लाइंट से, वो क्या पूछेंगे कि भाई अगर आप कंपनी खोलना चाह रहे हो तो आप किस तरीके की कंपनी खोलना चाह रहे हो। लेकिन यहां पर यह भी बात समझने वाली है, आपको तो नॉलेज है, आपने स्किल मंत्रा से क्लासेस ली हुई है या आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि कंपनी कितने तरीके की होती है। लेकिन जो बाहर से बंदा आ रहा है, जो क्लाइंट आपका आ रहा है, उसने थोड़ी ना कंपनी लॉ पढ़ा है, तो उसको थोड़ी ना पता है कंपनी कितने तरीके की होती है। तो यहां पर हमको उसको और कंसल्ट करना पड़ेगा, यहां पर हमें उससे उसके बिजनेस का नेचर समझना पड़ेगा, किस तरह का वो बिजनेस चाह रहा है, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस चाह रहा है, उसके आगे का विजन क्या है, आगे का गोल क्या है, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। ये सारी चीजें हम अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको किस तरीके की कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो देखते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ कंपनी, यानी सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप की कंपनी खोली जाए। तो देखिए द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी में सेलेक्ट टाइप ऑफ द कंपनी। अब ये प्रमोटर कौन होता है? जो बच्चे प्रोफेशनल स्टडीज करके आए हैं, जैसे सीए, सीएस,
CMA, तो उनको पता होगा कि प्रमोटर कौन होता है। लेकिन जो भी बच्चे दूसरे हैं जो पहली बार कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, पहली बार कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं, प्रमोटर का मतलब होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया है बिजनेस को फॉर्म करने का। प्रमोटर को फाउंडर ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं। प्रमोटर को फाउंडर ऑफ कंपनी बोल सकते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराता है, जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है, उसको बोला जाता है प्रमोटर। तो सबसे पहले प्रमोटर, जो कंपनी का प्रमोटर होगा, उसको क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा कि वो कौन से टाइप की कंपनी खोलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सजेशन भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हीं को ही देना होता है अपने क्लाइंट को। देखिए, as they wish to form themselves into one person company, जैसा कि मैंने आपको बताया, OPC, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या NPO, नॉन प्रॉफिट कंपनी। एक NPO भी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या हुआ, ऐसी कंपनी जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये जो नॉर्मल जो प्राइवेट लिमिटेड या जो OPC हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। जैसे कि मैंने बताया, उनको बिजनेस करना है, तो उसके लिए वो लोग कंपनी का प्लेटफॉर्म इलेक्ट करते हैं। जो NPO खोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एजुकेशन को, साइंस को, कॉमर्स को, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ लोग मिलकर के अगर कंपनी खोलते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मोटिव है उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंप्रूव करना, उसको बढ़ाना। तो ऐसे लोगों के लिए होता है NPO, सेक्शन 8 कंपनी। वहां पर वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोग साइंस को, कॉमर्स को, आर्ट्स को, इन सब चीजों को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो वो लोग भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसको बोला जाता है NPO। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि हमें किस टाइप की कंपनी को खोलना है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपके मन में आया कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो वही सारे के सारे स्टेप मैं यहां पर आपको स्किल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रमोटर होगा, हम उससे पूछेंगे कि भाई किस टाइप की कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। फिर हम उससे पूछेंगे कि कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो उनके पास में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कंपनी है तो कंपनी में ऑब्वियसली कि डायरेक्टर तो होगा ही होगा, बगैर डायरेक्टर के तो कंपनी चल ही नहीं सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर OPC है तो उसमें भी कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्टर के बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकती। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उस समय डायरेक्टर का होना जरूरी है, और कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास में डिन का होना जरूरी है। बगैर डिन के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो देखिए, all the directors of the proposed company must ensure that they are having directors identification number। तो बगैर डिन के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डिन होना चाहिए। दूसरा, out of all the director of the proposed company at least one director should have digital signature to digitally sign द इनकॉर्पोरेशन एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब ये तो आपको भी पता है, आजकल सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। आप घर में बैठे बैठे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए या सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब जब आप कोई भी फॉर्म साइन करते हो इलेक्ट्रॉनिकली या कोई भी फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपको सिग्नेचर करने होते हैं ना, उसको वेरीफाई करना होता है। तो अब आप सिग्नेचर कैसे करोगे भाई? फिजिकल होगा तो फिजिकल में तो हम साइन करके जा करके सबमिट कर देंगे। तो एक कम से कम एक डायरेक्टर को, जैसे कि मैंने बताया पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और ओबीसी के केस में 1। तो यहां पर जितने भी डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से कम 1 डायरेक्टर के पास में डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। जब उसके पास में डीएससी होगा, डीएससी का मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तभी वो डिजिटली साइन करके सारे के सारे फॉर्म्स को वो वेरीफाई करेगा। तो हमें यहां पर कुछ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेंगी कि डायरेक्टर्स के पास में डिन होना चाहिए। डिन नहीं है तो डिन के लिए अप्लाई किया जाता है। अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और कम से कम 1 डायरेक्टर के पास में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि वो फॉर्म्स वगैरह में डिजिटली साइन करके उसको वेरीफाई कर सके। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम का मतलब क्या हुआ? प्रमोटर के दिमाग में, फाउंडर के दिमाग में बिजनेस करने का प्लान है, वो आपके पास में आ रहा है एडवाइस लेने के लिए। तो वहां पर सबसे पहले हमने उससे रिक्वायरमेंट समझी, उसके बाद में उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नाम तो होगा ना कि भाई कंपनी का नाम क्या रखेंगे, हम किस नाम से बिजनेस करेंगे। हर एक कंपनी का अपना नाम होता है, जैसे रिलायंस हो गया, आपका आईटीसी हो गया, गोदरेज हो गया, तो हर एक कंपनी का अपना नाम है। तो सबसे पहले प्रमोटर नाम देखेगा कि नाम उसको क्या रखना है। अब जरूरी भी नहीं है कि जो नाम आप चाह रहे हो वो नाम आपको मिल जाए। नाम को डिसाइड करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हर तरीके का नाम आप नहीं रख सकते। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई यूनिक नेम आ भी गया कि यार एक ये यूनिक नेम है और इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन पता चला कि आपके दिमाग में कंपनी का नाम आया और जब तक आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तब तक पता चला कि वो नाम आपने कभी किसी से डिस्कस किया होगा, तब तक उसने अपनी कंपनी का नाम वो रख लिया। अब एक नाम की 2 कंपनी तो हो नहीं सकती। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, इसके लिए कंपनी लॉ क्या कहता है कि भाई अगर आपके दिमाग में आइडिया आया है कंपनी को फॉर्म करने का, तो सबसे पहले आप अपने नाम का रिजर्वेशन करवाओ। रिजर्वेशन का मतलब आपको अपना नाम रिजर्व करवाना चाहिए। आप अपना नाम रिजर्व करवा लो, उसके बाद में आपको 20 दिन का टाइम मिल जाता है कि 20 दिनों के अंदर सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन पहले आपको अपना नाम रिजर्व करवाना होगा ताकि आपका नाम किसी दूसरी कंपनी को अलॉट ना हो। तो देखते हैं, सबसे पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम shall made through the web service available at www.mca.gov.in। ये नाम याद रख लीजिए। कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये साइट आपके बहुत काम में आने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपको मिल जाएगा। इसी में ही सारे के सारे फॉर्म्स होते हैं। अभी बहुत सारे फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इसी साइट पर अवेलेबल होंगी, mca.gov.in। तो देखिए, अगर आपको अपना कंपनी का नाम रिजर्व करवाना है तो आपको एमसीए की साइट पर जाना पड़ेगा बाय यूजिंग बाय रन। रन का मतलब क्या होता है? रिजर्व यूनिक नेम। यानी कि आप www.mca.gov.in में जाएंगे, वहां पर आप रन के थ्रू अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करवा सकते हैं। लेकिन रन को जो यूज करेंगे, रन को यूज करती है एग्जिस्टिंग कंपनी। रन को यूज करती है एग्जिस्टिंग कंपनी। अब एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ? कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो बगैर नाम के तो रजिस्टर्ड हुई नहीं होगी, उसका कोई ना कोई नाम तो हो गई, तो उसको अपना नाम रिजर्व करवाने की क्या जरूरत है? नहीं, यहां पर कंपनी रजिस्टर्ड तो हो गई है और नाम के साथ में रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन अब वो अपना नाम चेंज कराना चाहती है, वो एक नया नाम रखना चाहती है, तो उसको भी अपना नाम पहले रिजर्व करवाना होगा। उसको नाम चेंज करने से पहले अपना नाम रिजर्व करवाना होगा। तो अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम रखना चाह रही है तो उसको रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू, यानी रन के थ्रू अपना नाम पहले रिजर्व करवाना होगा। और अगर कोई नई कंपनी है, कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो रही है और वो अगर अपना नाम रिजर्व करना चाहती है तो उसके लिए है
पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस जो होता है, स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस प्लस एक फॉर्म है जिसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं पार्ट ए का काम क्या है। पार्ट ए का काम होता है कि जो नई कंपनी है जो अपना नाम इनको रिजर्व करवाना चाहती है, वो स्पाइस के पार्ट ए के थ्रू अपना नाम रिजर्व करवा सकती है। लेकिन जब आप स्पाइस प्लस में पार्ट ए फाइल करेंगे तो उसके साथ में आपको फीस देनी पड़ेगी। हालांकि फीस आपको, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी अगर अपना नाम रिजर्व करवा रही होगी तो फीस उसको भी देनी पड़ेगी, एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फीस रूल्स 2014। तो जो भी फीस रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेस एंड फीस रेगुलेशन 2014 में गिवन है, उतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो अगर कोई नई कंपनी अपना नाम रखना चाह रही है तो वो पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस के थ्रू रख सकती है। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज कराना चाह रही है तो वो रन के थ्रू, यानी कि रन का मतलब रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू अपना नाम चेंज कर सकती है। आगे देखते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमओए, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए, कंपनी के केस में इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूं कि एमओए और एओए होता क्या है। एमओए इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी का मतलब, एमओए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। जैसे हमारे देश का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ना उससे बढ़कर के प्रेसिडेंट है, ना उससे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट है, ना उससे बढ़कर के प्राइम मिनिस्टर है, ना उससे बढ़कर के गवर्नर है, ना उससे बढ़कर के चीफ मिनिस्टर है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सब कुछ वैसे ही चल रहा है। पूरा का पूरा देश कैसे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू चल रहा है। उसी तरह से एमओए होता है, यह होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। कंपनी इसके बाहर जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जब ड्राफ्ट करना होता है ना, ये एक प्रोफेशनल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि इसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, लेकिन पहले समझिए कि इसको ड्राफ्ट करते समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। कंपनी इसके बाहर जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। सब कुछ कंपनी में होगा मेमोरेंडम के थ्रू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। और ये डॉक्यूमेंट्स भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही ड्राफ्ट करते हैं। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए? फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी समझ सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स क्या होंगी, वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, ये लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो ये भी बहुत संभाल करके बनाने वाला डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में सब कुछ होता है। देखिए, मैं यहां पर एक चीज और बताऊंगा आपको। कंपनी एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा कोई और लगा रहा है और मेहनत कोई और कर रहा है। जैसे कंपनी में दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं शेयर होल्डर्स और एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों टर्म आपने सुने होंगे, ठीक। शेयर होल्डर का काम क्या होता है? कंपनी में इन्वेस्ट करना। डायरेक्टर्स का काम क्या होता है कंपनी में? जो डे टू डे वर्क होते हैं, यानी जो मेहनत करने वाला काम होता है, जो बिजनेस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाला काम होता है, वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बाकी के प्लेटफॉर्म्स में क्या है? अब प्रोप्राइटरशिप में, जैसे आपके घर में या आपके किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी जान पहचान वाले के यहाँ अगर बिजनेस चल रहा हो, तो आप देखिए, अगर प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चल रहा है तो आप देखिए कि वो पैसा भी खुद ही लगाते हैं और मेहनत भी खुद ही करते हैं। किसी की पार्टनरशिप फर्म है तो पैसा भी उसने लगाया,
मेहनत भी वही कर रहा है, लेकिन कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर। मेहनत कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज की तारीख में मान लीजिए कि मेरे पास में रिलायंस के शेयर्स हैं, मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं मजे से, मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है कि रिलायंस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो भी रिलायंस में चल रहा है उसकी रिपोर्ट मेरे पास में आती रहेगी, मुझे वहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहां पर मेहनत कौन कर रहे होंगे? मुकेश अंबानी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर है। शेयर होल्डर पैसा लगाने के बाद में किनारे आ जाता है अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, वो अपने खुद के काम करता है। और डायरेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्टर डे टू डे वर्क करते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तो एक आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं, शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है कंपनी को बिजनेस करने के लिए, उस पैसे को रोटेट कौन कर रहा है? उस पैसे को यूज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। अब ये यहां पर बहुत बड़ी चीज है कि मेरा पैसा, मैंने रिलायंस को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, और मेरे पैसे को यूज कौन कर रहा है? मुकेश अंबानी यूज कर रहे हैं, उनके जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं वो लोग यूज कर रहे हैं। तो वो लोग पैसा कोई और लगा रहा है, खर्च कोई और कर रहा है, तो उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनकी क्या क्या अथॉरिटीज हैं, ये सब कुछ लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको पढ़ने के बाद में शेयर होल्डर भरोसा करता है कि हाँ यार कंपनी में अच्छे से काम चलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये काम करने से पहले शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। कंपनी में तमाम जगह पर, कई सारी जगह पर शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन पास कराने पड़ते हैं, शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का। साल में कम से कम एक बार जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, साल भर में हमने क्या काम किया वो शेयर होल्डर्स को बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का ओनर कौन है? भाई जिसका पैसा लगा हुआ है वही मालिक होगा, और पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके बाहर जाकर के काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बहुत संभाल करके बनाया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटीज क्या होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या होंगी, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले, ये इनकॉर्पोरेशन के बाद नहीं होगा, इनकॉर्पोरेशन से पहले हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करना होगा। देखिए, drafting of the MOA and AOA is generally a step subsequent to the reservation of name made by the registrar। बिल्कुल, जब हमने अपना नाम रिजर्व करवा लिया, अब हमारा नाम रिजर्व हो गया है, अब हमारे पास में 20 दिनों का समय कि 20 दिनों के अंदर हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमें फटाफट से प्रिपरेशन तैयार कर देनी चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो जैसे ही कंपनी का नाम रिजर्व होगा तो उसके बाद में हमारा अगला स्टेप क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करना। MOA and AOA shall be in the respective forms as specified in Schedule 1. These two documents are basically the charter and internal rules and regulation of the company। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि ये जो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी होता है, और आर्टिकल में क्या लिखा रहता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। और आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, यह लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और उस काम को करने का प्रोसेस क्या होगा, उस काम को करने का प्रोसीजर क्या होगा, यह लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक, तो बेसिकली गवर्नमेंट बताती है कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में फॉर्मेट दिया गया है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसी फॉर्मेट पे बेस्ड होंगे। वो जो फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। देखते हैं सबसे पहले, Therefore it must be drafted with utmost care। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये जब इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी इसी के बेसिस पे चलेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी के बेसिस पे काम करेंगे, तो उसको बहुत केयर करके, बहुत सावधानी के साथ में, बहुत प्रिकॉशन लेकर के तब उसको बनाना चाहिए, एंड विद एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट। अब देखिए यहां पर आपका काम शुरू हो रहा है। कॉर्पोरेट की नॉलेज किसको है? आपको है, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो। प्रमोटर को थोड़ी ना, प्रमोटर ने थोड़ी ना स्किल मंत्रा से कोर्स लिया हुआ है। अगर लिया होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं लिया है
तो उसके पास में नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपके पास में है। यहां पर आप फाउंडर से फीस भी चार्ज करते हो अपनी मेहनत के, और यहां पर आपकी वैल्यू भी पता चलती है प्रमोटर को कि हाँ यार ये बंदा क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, इसने इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इतनी सावधानी के साथ में और इतने अच्छे तरीके से बनाया है। तो ये प्रोफेशनल्स के काम होते हैं। तो ये जो काम करते हैं कौन करते हैं? ये हमारे आपके जैसे एक्सपर्ट करते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे जब पूरा एडवांस कंपनी लॉ पढ़ लोगे। तो डेफिनेटली लास्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा और लाइव आकर के पूछूंगा कि अभी आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्सपर्ट वाला। तो देखते हैं। एंड द एंसिलरी क्लॉजेस फॉर attainment of the main object clause should be drafted in very broad sense। अब देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली सारी चीजें क्लॉज में दी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आगे बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लासेस में, अभी मैं केवल उसका इंट्रो पार्ट दूंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। उसी में से ही एक क्लॉज आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज का, ये मेन होता है। अब ये मेन क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी इसके बाहर जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। जो ऑब्जेक्ट आपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के बाहर जाकर के कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वेजिटेबल्स, आपने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है वेजिटेबल, अचानक से आपके पास में फ्रूट्स का ऑर्डर आ गया। अब आपने फ्रूट्स मंगा लिए, तो ये जो फ्रूट्स आपने मंगाए हैं या फ्रूट्स जो आप बेच रहे हो ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। क्यों? क्योंकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? वेजिटेबल्स का। इस वजह से जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत ध्यान से बनाना होता है। क्यों? और इसमें ये बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट लिखना है, आपको दो ही ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रॉडर से। आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट लिख दो। कोई बंदा है वो वेजिटेबल्स का बिजनेस कर रहा है, वो अगर चाहे तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सॉफ्टवेयर भी लिख सकता है कि आज हम सब्जी बेच रहे हैं, हो सकता है कल को हम तरक्की कर ले, कल को हम सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लें। इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। और जनरली होता क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जनरली होता क्या है कि लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिख देते हो। बिल्कुल सही भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा। कल को हो सकता है हम किसी दूसरी फील्ड में चले जाएं, कल को मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। जरूरी भी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट आपको फ्यूचर में करने ही करने हैं या वो बिजनेस आपको करने ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे, जब पैसा होगा तब करेंगे, जब मूड आएगा तब करेंगे। लेकिन लिखना चाहें तो हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।